हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द राना अकेडमी। सो देखिए, आप ऑलरेडी जानते हैं इलेक्ट्रोलिसिस स्टार्ट किया हुआ है एंड हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग के बारे में बात कर रहे हैं। ऑलरेडी इलेक्ट्रोप्लेटिंग मैंने आपको करवा दिया है। सिल्वर का किसी भी आर्टिकल के ऊपर करना है तो कैसे करना है उसके बारे में सारी डिस्कशन हमने करी है। आज के लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग विद निकल के बारे में। बहुत ही सिंपल टॉपिक है, जल्दी से उसको खत्म करते हैं। और हाँ, ऊपर जितने भी चैनल और जो पेजेस दिए गए हैं उनके जो लिंक्स है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। सो देखिए, कई सारे आर्टिकल्स में से एक आयरन ऐसी चीज है कि अगर हवा में थोड़ा मॉइस्चर हो और अगर वो आयरन के कांटेक्ट में आ जाए तो उस आयरन के ऊपर रस्ट लग जाता है। तो उस रस्ट से उस चीज को बचाने के लिए हम लोग उसके ऊपर कोटिंग कर देते हैं, या तो निकल की, या तो टिन की, या तो जिंक की। ठीक है, तो ऐसे कई सारे एग्जांपल्स हैं हमारे पास। जैसे अगर आपके सामने दिखा जाए, यहाँ पे एक आपके पास 10 सेंट का कॉइन है, इसके ऊपर निकल की कोटिंग की गई है। सिमिलरली अगर आपकी गाड़ी के जो रिम्स होते हैं उन रिम्स के ऊपर भी निकल की कोटिंग की जाती है ताकि आपकी जो रिम्स हैं उसके ऊपर रस्ट ना लग सके। इसके अलावा एयरक्राफ्ट के कई सारे ऐसे पार्ट्स होते हैं जिनको हमें रस्ट से प्रोटेक्ट करना होता है, इनके अंदर भी हम निकल की कोटिंग करते हैं। और इवन आपके कंप्यूटर के अंदर जो मदरबोर्ड या चिप सिस्टम्स होते हैं उनके अंदर भी कई सारे कंपोनेंट्स को बचाने के लिए उस पर निकल की कोटिंग की जाती है। तो कहने का मतलब यह है कि आपके कई सारे आपके डे टू डे लाइफ के अंदर कई सारी ऐसी चीजें हैं जिसके अंदर अगर आप ध्यान से देखोगे तो कहीं ना कहीं आप देखोगे कि उसके ऊपर निकल की कोटिंग की गई है। अब सवाल यह पैदा होता है कि निकल की कोटिंग कैसे करते हैं, तो यह रहा उसका तरीका। देखिए, हमने बार बार इसी के बारे में पता नहीं कितनी बार डिस्कशन करी है, आज फिर हम करेंगे। बात यह है कि आपके पास क्या होना चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो आपके पास कंटेनर के अंदर एक ऐसा इलेक्ट्रोलाइट हो जिसके अंदर आप वो सॉल्ट डालेंगे जिसका आप कोटिंग करना चाहते हो। तो बेसिकली यहां पे एक्वा सॉल्यूशन ऑफ निकल सल्फेट हमने यहां पे तैयार किया हुआ है। इसके अलावा हमारे पास कैथोड में उस आर्टिकल को लगाना है जिस आर्टिकल के ऊपर मुझे कोटिंग करनी होती है। इसका रीजन मैंने पिछले वीडियो के अंदर भी आपको बताया था कि कैथोड के अंदर हमेशा हम उस आर्टिकल को लगाते हैं जिस पे कोटिंग करनी होती है। एंड द रीजन इज दैट बिकॉज जिन मेटल आयंस की कोटिंग आपने करनी होती है वो मेटल आयंस आपके पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस होते हैं, वो हमेशा नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ ही भागेंगे। इस वजह से हम हमेशा उसको कैथोड में लगाते हैं। और एनोड में जिस पर्टिकुलर मटेरियल की आप कोटिंग करना चाहते हो उसका एक बार वहां पे लगाया जाता है। कहने का मतलब है कि अगर आप यहां पर बात कर रहे हो निकल की कोटिंग की, तो निकल का एक आप क्या ले लोगे, एक बार ले लोगे जिसकी पर्टिकुलर कोई लेंथ होगी, आप उसको लगा दीजिए और वहां से अब निकल शिफ्ट होकर इसके ऊपर प्लेटिंग होनी शुरू हो जाएगी। अब निकल ही क्यों करता है, ये सारी बातें हम एक एक करके स्टडी करने वाले हैं। बट एक बार आप अच्छे से समझ लीजिए कि जिसकी कोटिंग करना चाहते हो वो एनोड पे लगेगा, जिस पर करना चाहते हो वो कैथोड पे लगेगा। और सबसे बड़ी बात, जो आपने इलेक्ट्रोलाइट लिया है उस इलेक्ट्रोलाइट के अंदर उस पर्टिकुलर मेटल के आयंस होने चाहिए जिसकी कोटिंग आप करना चाहते हो। तो यह बात यार आपको याद रखनी है और उसी के बेसिस पे आप आराम से ये कर पाएंगे। बाकी कुछ भी नहीं है यार। एक को हमने वही बैटरी ली हुई है, बैटरी के पॉजिटिव को हमने हमारे निकल के जो बार है उसके साथ अटैच किया हुआ है ताकि वो पॉजिटिवली चार्ज हमारा एनोड बन सके, और नेगेटिव को मैंने अटैच किया उस आर्टिकल के साथ ताकि वो कैथोड आपका बन सके। क्लियर। सो देखिए, अब हमने यहां पर बात करनी है इलेक्ट्रोलाइट की। आपको मैंने अभी तो यहां पे दिखाया फिगर के अंदर हम इलेक्ट्रोलाइट कौन सा यूज करते हैं। हम जानबूझ के उस इलेक्ट्रोलाइट का इस्तेमाल करते हैं जिसके अंदर हमें उस मेटल के आयंस मिल जाएं जिनकी हमें कोटिंग करनी होती है। तो इसलिए यहां पर हम दैट इज एक्वस, ठीक है, एक्वस जो सॉल्यूशन है, ठीक है, सॉल्यूशन किसका, निकल सल्फेट का हम यहां पे इस्तेमाल करेंगे। निकल सल्फेट होता है बेटा NiSO4, ठीक है। तो ये हो गया उसका फॉर्मूला। तो क्या करना है बेटा, हमारे पास एक्वा सॉल्यूशन लेना है हमने निकल सल्फेट का NiSO4, क्योंकि जब ये यहां से टूटेगा, टूटने से यहां बनेगा Ni पॉजिटिव, और यही वो Ni पॉजिटिव है जो जाकर उसके ऊपर प्लेटिंग होती जाएगी। इसके अलावा नेक्स्ट क्या बेटा, हम डिसोसिएशन के बारे में भी बात कर लेते हैं। हमें पता है कि मेरे पास यहां पे निकल सल्फेट है, अगर वो डिसोसिएट करता है तो बनेगा बेटा Ni2 पॉजिटिव और Si4 नेगेटिव। तो देखिए बिल्कुल ध्यान से इनके जो यहां पे लिखा होता है ना इनके वैलेंसीज, वो आपको ध्यान से याद होनी चाहिए और अच्छे से इसको बेटा प्लीज याद कर लेना, बहुत इजी है, आराम से कर सकते हो। इसके अलावा हमने बहुत बार पढ़ लिया है कि हमारे पास पानी होता है, उस पानी को भी हम डिसोसिएट करते हैं
और ये बन जाएगा H पॉजिटिव और साथ में बन जाएगा यहां पर OH नेगेटिव। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इस पर्टिकुलर कंडीशन में कैटायंस कौन से हैं, तो एक आपका ये निकल 2 पॉजिटिव और हाइड्रोजन H पॉजिटिव बेसिकली आपके कैटायंस हैं, और एनायंस के बारे में बोला जाएगा तो SO4 2 नेगेटिव एंड OH नेगेटिव आपके यहां पर एनायंस हो जाएंगे। आई होप ये आपको अच्छी तरह समझ में आ गया। वेरी गुड। तो अब हमें बात करनी है रिएक्शन एट कैथोड की। तो कैथोड कौन होता है, आपने ऑलरेडी इसके बारे में स्टडी किया हुआ है कि जिस पर्टिकुलर आर्टिकल के ऊपर आप कोटिंग करना चाहते हो, आप उसको नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कनेक्ट कर देते हो और वो बन जाता है नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड, जिसको हम कैथोड कहते हैं। अब प्लीज ध्यान से समझना कि यहां पे क्या हो रहा है। अब बात यहां पे ये है कि इसके अंदर जो सॉल्यूशन डाला गया है वो तो आपका निकल सल्फेट का सॉल्यूशन है। इसके अलावा हमने अभी डिसोसिएशन के बारे में बात करी, जिसकी वजह से हमारे यहां पर दो तरह के पॉजिटिव आयंस बनते हैं। एक बनता है Ni पॉजिटिव 2 पॉजिटिव और एक बनता है H पॉजिटिव। तो मतलब ये कि एक मेरे पास है यहां पे निकल का 2 पॉजिटिव आयन और एक है मेरे पास यहां पे H पॉजिटिव आयन। अब इस पर्टिकुलर कंडीशन में अगर देखा जाए तो दोनों के दोनों मेरे जाएंगे इस इलेक्ट्रोड की तरफ, लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि इन दोनों में से डिस्चार्ज कौन सा होगा। लेकिन अब थोड़ी बात ध्यान से समझना, अगर आप इस सीरीज को देखो तो इस सीरीज के अकॉर्डिंगली हमारे मन में एक ही बात आती है, वो यही कि देखिए सर, जो निकल है वो ऊपर है और ये जो हाइड्रोजन है ये नीचे है। तो अगर मैं इस पर्टिकुलर सीरीज को स्टडी करता हूं तो उसके हिसाब से जो हाइड्रोजन है वो पहले डिस्चार्ज होना चाहिए एज कंपेयर टू निकल। लेकिन इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलिसिस के अंदर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। अब सवाल आता है कि सर ऐसा क्यों नहीं होता। अगर आपको याद हो, जब आपको मैंने प्रेफरेंशियल सिलेक्शन बताई थी कि किस पर्टिकुलर आयन का डिस्चार्ज होगा, किस पर्टिकुलर आयन का डिस्चार्ज नहीं होगा, तो सबसे पहला पॉइंट तो यही था कि मेरे सीरीज के अंदर वो आयन कहां लाई करता है, जितना नीचे लाई करेगा वो आपका पहले डिस्चार्ज होगा। तो उसके हिसाब से तो बिल्कुल सही कह रहा हूं यार, ये तो H पॉजिटिव आयन डिस्चार्ज होना चाहिए। लेकिन जो सेकंड पॉइंट था अबाउट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयन, उसके बेसिस पे हमने क्या स्टडी किया था, हमने कहा था कि यार जिसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी ऑटोमेटिकली उसका डिस्चार्ज पहले होगा। अब उस टाइम पर मैंने आपको एक एग्जांपल भी दिया था जिसमें बताया था कॉन्सेंट्रेटेड NaCl का, और तब मैंने आपको कहा था कि एक्चुअली में ये Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव बनता है और H पॉजिटिव और OH नेगेटिव बनता था पानी की डिसोसिएशन से। फिर मैंने आपको कहा था कि यार देखा जाए तो सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन तो ज्यादा है एज कंपेयर टू H पॉजिटिव, लेकिन इस कंडीशन में H पॉजिटिव होगा। तो यार देखो हर जगह पे कॉन्ट्रडिक्शन नहीं पड़ रही है। नहीं, मैं आपको उसका रीजन देता हूं, ध्यान से समझना। जब मैंने आपको NaCl के बारे में बताया था उस टाइम मैंने कहा था कि Na पॉजिटिव देखो हाइड्रोजन से कितना ऊपर है, कैन यू सी, हाइड्रोजन यहां पे है, Na पॉजिटिव यहां पे है, तो इसके बीच में ज्यादा गैप होने का मतलब यह होता है कि Na जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन, और ज्यादा रिएक्टिव होने के चलते ये जो Na है ये OH जो नेगेटिव था उसके साथ मिलकर क्या बनाता था, NaOH आपका क्रिएट करता था। उसके बाद H जो है वो जाता था मेरे नेगेटिव इलेक्ट्रोड के पास ताकि वहां से हाइड्रोजन जो है गैस बन के लिबरेट हो सके, और ये जो Cl नेगेटिव था क्योंकि इसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा थी तो ये मेरा एनोड के पास जाकर वहां पर Cl2 गैस ऐसे जनरेट होता था। बात को प्लीज समझना, यहां पे बात हो रही है आपके निकल की। एक बात देख लीजिए ध्यान से, हाइड्रोजन के बिल्कुल पास ही है निकल। अगर मैं सोडियम के विद रिस्पेक्ट टू निकल की रिएक्टिविटी की बात करूं तो निकल की रिएक्टिविटी सोडियम के विद रिस्पेक्ट टू क्या है, बहुत ही कम है। इस वजह से अब यहां पर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयन का जो हमारा सेकंड पॉइंट था वो यहां पर अप्लाई होगा। मैं मानता हूं, मैं समझता हूं कि कहीं पे अप्लाई हो रहा है, कहीं पे अप्लाई नहीं हो रहा, लेकिन आप प्लीज इस बात को समझें, सारा कुछ जो यहां पे टेक प्लेस कर रहा है, एक पर्टिकुलर एटम कैसा बिहेव करता है, एक उसका आयन कैसे बिहेव करता है, उसके बेसिस में सब डिसाइड किया जाता है। तो जितना एटम आपका हाइड्रोजन से ऊपर होगा वो उतना ज्यादा रिएक्टिव होगा और उसका पहले चांस होता है किसी और नेगेटिव आयन के साथ रिएक्ट करने का, ठीक है, चाहे कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है या नहीं है। लेकिन इस कंडीशन में जब हम निकल के बारे में बात करते हैं तो निकल हाइड्रोजन से ज्यादा ऊपर नहीं है, बिल्कुल 2 के बाद ही आपको मिल रहा है, मतलब इसकी रिएक्टिविटी
100% मैं मानता हूं कि हाइड्रोजन से ज्यादा है, बट Na पॉजिटिव से बहुत ही कम है, पहली बात। दूसरी बात, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ni2 पॉजिटिव बहुत ही ज्यादा है आपका। क्यों? देखिए सिंपल सी बात है, अगर मैं यहां पे एनोड की बात कर रहा हूं, वो भी आपके निकल का है, अंदर जो सॉल्ट डाला गया है उसमें निकल सल्फेट है, तो उसमें भी Ni2 पॉजिटिव आयंस ही मिल रहे हैं। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो निकल की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है। यस, उसकी रिएक्टिविटी H पॉजिटिव से ज्यादा है, बट इतनी भी ज्यादा नहीं है कि वो मेरे OH से मतलब कांटेक्ट में आके वहां पे निकल हाइड्रोक्साइड ऐसा कुछ बन रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं बनेगा। हाई कॉन्सेंट्रेशन होने की वजह से ये जाएगा मेरे किसके पास? ये जाएगा मेरे कैथोड के पास। अब यहां से मैं पूरी कहानी को आगे ले जा सकता हूं। तो मुझे ना आपको ये थोड़ा सा क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट था कि कभी हम कहते हैं कि Na की जगह पे हाइड्रोजन आपका रिप्लेस होगा, कभी हम कहते हैं कि नहीं यार अब हाइड्रोजन की जगह में निकल होगा। क्यों होगा? यू हैव टू अंडरस्टैंड, जितना ऊपर होगा उसकी रिएक्टिविटी उतनी ही ज्यादा, और वो पहले किसी नेगेटिव आयन से रिएक्ट करेगा कि नहीं करेगा, ये सारी बातें हमें देखनी पड़ती हैं। तो सिर्फ ये एक स्टेटमेंट दे देना कि जिसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा वो बिहेव ऐसा करेगा, ये गलत हो जाता है। उसके बारे में और भी बहुत कुछ है जो आप जब आप हाई क्लास मतलब 11-12 के अंदर जब जाएंगे तो इसके अंदर आप और चीजें स्टडी करोगे, देन आपको प्रॉपर क्लैरिटी होगी कि हर कोई कैसे बिहेव करता है। तो अभी आपकी क्लास के अकॉर्डिंगली जितना मैं आपको बताना चाहता था या जितना आपको पता होना चाहिए वो मैं आपको यहां पे बता रहा हूं। इज दैट फाइन? ठीक है। तो रिएक्टिविटी सोडियम के कंपैरेटिवली बहुत कम है, हाइड्रोजन से ज्यादा है, बट इतनी भी नहीं है कि मैं उसको किसी OH नेगेटिव के साथ रिएक्ट करवा के अपना बेस बनवा दूं, ऐसा नहीं है। हाई कॉन्सेंट्रेशन का इफेक्ट हमेशा रहा है, जिस आयन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होती है वो ही पहले डिस्चार्ज होता है। तो इस कंडीशन के अंदर निकल जो है वो मेरा कैथोड के पास जाएगा और वो डिस्चार्ज होगा। तो अब मैं कहानी आगे लेके जाता हूं। तो यहां पे आपका जो निकल है वो मेरा 2 पॉजिटिव है, वो मेरे कैथोड के पास जाएगा, वहां से वो 2 इलेक्ट्रॉन्स को लेगा और इलेक्ट्रॉन को लेने के बाद बन जाएगा निकल का एक न्यूट्रल एटम। और अब ये न्यूट्रल होने के बाद उस पर्टिकुलर आर्टिकल के ऊपर उसकी कोटिंग होनी शुरू हो जाएगी। आई होप आपको ये रिएक्शन एट कैथोड समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आपको लेके चलता हूं रिएक्शन एट एनोड की तरफ। अब एनोड कौन? जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वो मेरा एनोड है। और अगर ये किसका बना हुआ है? ये पूरा का पूरा निकल का बना हुआ है। अच्छा, इसके अलावा ये पॉजिटिव है तो किनको अट्रैक्ट करेगा? ये अट्रैक्ट करेगा OH नेगेटिव आयंस को, SO4 नेगेटिव आयंस को। अब देखा जाए तो दोनों नेगेटिव चार्ज हैं और दोनों के दोनों माइग्रेट करेंगे या मूव करेंगे टुवर्ड्स द एनोड, बट ये दोनों ही उसमें डिस्चार्ज नहीं होते। आपको याद है ना, मैंने आपको एक्टिव और इनर्ट इलेक्ट्रोड्स के बारे में बताया है। तो निकल एक्चुअली में आपका एक्टिव इलेक्ट्रोड है जो खुद टेक पार्ट करेगा इस रिएक्शन के अंदर, इसलिए तो हम एनोड निकल का ही यूज करते हैं। तो ये क्या करेगा? ये एक्चुअली में अपने में से एक निकल का एटम लेगा, उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा और फाइनली प्रोड्यूस करेगा Ni2 पॉजिटिव, और इस आयन को वो दोबारा इस इलेक्ट्रोलाइट के अंदर डाल देगा। तो क्या आपके इलेक्ट्रोलाइट के Ni2 पॉजिटिव आयंस की कॉन्सेंट्रेशन में कोई फर्क पड़ रहा है? बिल्कुल फर्क नहीं पड़ रहा। द रीजन इज दैट बिकॉज उस इलेक्ट्रोलाइट के अंदर Ni2 पॉजिटिव जो आपके बन रहे थे, निकल 2 पॉजिटिव जो आपका बन रहा था, वो तो जा रहा है कैथोड के पास। अब आपको लगा होगा कि भाई इससे तो निकल 2 पॉजिटिव की डेफिशिएंसी हो जाएगी, बट नहीं होती। ये जो आपको निकल का बार यहां पे दिया गया है, ये क्या करता है? अपने एक निकल के एटम में से 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सट्रैक्ट कर लेता है और क्या बच गया? Ni2 पॉजिटिव, उसको फिर से इलेक्ट्रोलाइट में डाल देता है। तो जिससे मेरे कॉन्सेंट्रेशन जो है निकल की, निकल 2 पॉजिटिव आयंस की, उसमें कोई ज्यादा चेंज नहीं आता। तो अभी तो हम कहते हैं कि अगर बाई चांस इस इलेक्ट्रोलाइट का कोई कलर भी होगा तो उस कलर में कोई चेंज नहीं आएगा। तो ये बात आप प्लीज ध्यान से समझ लेना, बहुत ही सिंपल है, आराम से आप ये कर सकते हो। क्लियर है? तो मेरे निकल में से 2 इलेक्ट्रॉन लिए, 2 इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद क्या बन गया? Ni2 पॉजिटिव आयन। ये बात प्लीज ध्यान रखना। और ये जो ऐसा ये जो आपको OH नेगेटिव है या SO4 नेगेटिव है, ये बेचारे कुछ नहीं कर पाते, ये एज इट इज के एज इट इज इसके अंदर रहेंगे। आई होप ये जो रिएक्शन वाला पार्ट है बेटा, ये आपको अच्छी तरह समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। वेरी गुड। चलिए अब मैं आपको बेटा लेके चलता हूं आपके इंपॉर्टेंट नोट की तरफ। बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स हैं बेटा आपके। सबसे पहला आपका इंपॉर्टेंट नोट ये है, कहते हैं जिस आर्टिकल को आप चाहते हो
की कोटिंग हो, प्लीज उसको कैथोड पे लगाएं, क्योंकि कैथोड आपका बनता है नेगेटिव चार्ज और जो मेटल आयंस हैं वो हमेशा कैथोड की तरफ भागते हैं, इसलिए इसका इस्तेमाल करें। दूसरा वो ये कहता कि जो आप इलेक्ट्रोलाइट इस्तेमाल करेंगे, प्लीज आप जब वो इलेक्ट्रोलाइट बनाएं तो उस मेटल का सोल्ट लेकर बनाएं जिस मेटल के आयंस का आप इस्तेमाल करना चाहते हो कोटिंग के लिए। तो जैसे मैंने निकल सल्फेट लिया तो उसमें निकल के आयंस आपको मिल रहे हैं ना, तो इसलिए आप एक ऐसा इलेक्ट्रोलाइट लें जिसके अंदर उस मेटल के आयंस आपको मिल जाएं। तो ये बात आपने ध्यान रखनी है। इसके अलावा थर्ड पॉइंट आपका ये कहता है कि जिस पर्टिकुलर मेटल का आप कोटिंग करना चाहते हो, प्लीज उस मेटल का जो स्ट्रिप है उसको एज ए एनोड आप इस्तेमाल करें। आफ्टर सम टाइम आपको ये दिखेगा जो स्ट्रिप है ना वो डिसॉल्व होनी शुरू हो जाती है, तो वही बस आपको रिप्लेस करनी पड़ती है बार बार। क्योंकि डिसॉल्व क्यों हो रही, क्योंकि वहीं से तो निकल के आयंस मिलकर आपको इलेक्ट्रोलाइट को फुलफिल कर रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइट के Ni2 पॉजिटिव आयन को फुलफिल कर रहे हैं। सो दैट इज द रीजन जिसकी वजह से ये सब कुछ आपका होता है। आई होप आपको इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ निकल समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर के अंदर हमने इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ ए निकल को डिस्कस किया। आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि हम कौन सा इलेक्ट्रोड कौन सा इलेक्ट्रोड लेते हैं, कहां लगाते हैं, क्यों लगाते हैं, और साथ में जब हम इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं तो कौन सा इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।